नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन टॉपिक पर बेस्ड और कुछ विशेष पॉइंटों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से शैक्षिक प्रबंधन को डिटेल में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि वास्तव में शैक्षिक प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट होते क्या हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसको मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस टॉपिक को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन और दूसरा हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन। तो स्टूडेंट, शैक्षिक प्रबंधन को हम डिटेल में जान चुके हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बातें होती है जिसके अंतर्गत स्कूल को मैनेज किया जाता है या विद्यालय को प्रबंधन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, और सभी के संयोग से जो हम संगठन गठित करते हैं उसके माध्यम से किस तरीके से हम स्कूल को मैनेज करके अपने सिस्टम को बेहतर ढंग से डेवलप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास कर सके। तो उन सभी पहलुओं को हम जान चुके हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे जो कि आपका शैक्षिक प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास में जो शैक्षिक प्रशासन आपका टॉपिक है। तो शैक्षिक प्रशासन को समझते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत हमें एज अ टीचर कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन स्थापित करना चाहिए जिससे हम अपने सिस्टम को बेहतर ढंग से डेवलप कर सके। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट, शैक्षिक प्रशासन जो है वो अंग्रेजी के एक शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है, यानी कि जो प्रशासन है इसको अंग्रेजी में हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं निर्माण। ठीक, यानी कि निर्माण करना, किसी भी चीज़ का जो निर्माण करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है या आपका प्रशासन कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। और ये लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द का अर्थ भी होता है कि निर्माण करना, यानी कि लैटिन भाषा में जो मिनिस्टर शब्द है इसका अर्थ भी होता है निर्माण करना। यानी कि ये कौन निर्माण करता है, तो मिनिस्टर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दूसरों के हित में कार्य करे। यानी कि देखिए, लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द का अर्थ भी निर्माण करना होता है और वो ऐसे निर्माण करते हैं मिनिस्टर जो व्यक्ति दूसरों के हित में कोई कार्य करते हैं, कोई नया तरीका अपनाते हैं जिससे दूसरों का भला हो सके, उसको लैटिन भाषा में मिनिस्टर कहा जाता है। और जो ये मिनिस्टर शब्द है ये एडमिनिस्ट्रेशन से ही लिया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का वास्तविक अर्थ होता है निर्माण करना और लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों के हित में कार्य करे, यानी कि इसका वास्तविक अर्थ जो है स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एड प्लस मिनिस्टर। ठीक, तो एड प्लस मिनिस्टर, मिनिस्टर का अर्थ तो आप जानते हैं कि वह व्यक्ति जो दूसरों के हित में कार्य करते हैं। यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन है, जो प्रशासन होता है शिक्षा के क्षेत्र में जो संचालन करते हैं पूरे सिस्टम को, वो व्यक्ति क्या करते हैं या वो जो मैनेजमेंट होते हैं, जो प्रशासन होते हैं, वो हमेशा दूसरों के हित में कार्य करने की बात सोचते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं। यानी कि उनका उद्देश्य होता है कि जिस भी तरीके से दूसरों का भला हो सके। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यानी कि जो प्रशासन शब्द है इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कार्यों का प्रबंधन करना, यानी कार्य का प्रबंधन करना या फिर कार्य का निष्पादन करना, यानी कि कार्य को किस तरीके से बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके जिससे सभी लोगों का भला हो सके और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, उनका विकास हो सके। इस प्रकार की जो सोच होती है वो होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि शैक्षिक प्रशासन की। और यही सोच होती है एडमिनिस्ट्रेशन की यानी प्रशासन की। और जब ये सोच शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं तो उसको हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि शैक्षिक प्रशासन हम किसको कहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का प्रबंधन करना ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है या शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का निष्पादन करना ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं कि जो शैक्षिक प्रशासन शब्द है, ये जो प्रशासन शब्द है ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना और ये लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और मिनिस्टर का जो अर्थ होता है लैटिन भाषा में वो ये होता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों के हित में कार्य करे। यानी कि शैक्षिक प्रशासन में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासन संचालित करते हैं उनका उद्देश्य भी यही होता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके हित में कार्य हो, उनका अधिक से अधिक विकास हो और जितना ज़्यादा उनका विकास होगा उतना ही समाज का, सोसाइटी का और राष्ट्र का भी विकास होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है कि कार्यों का प्रबंधन करना या कार्य का निष्पादन करना। और यही सब चीज़ें जब हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों का प्रबंधन करना या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य का निष्पादन करना ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और शैक्षिक प्रशासन को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट कि शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाएं। देखिए शैक्षिक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं हैं जो शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं शैक्षिक प्रशासन के बारे में, तो उनको समझते हैं। तो पहली जो परिभाषा है वो विश और रफनर के अनुसार है, यानी विश और रफनर ने शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित किया है। तो उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए शैक्षिक प्रशासन यानी मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य का निष्पादन करना है, यानी कार्य को संपूर्ण करना, कंप्लीट करना, उसको सही ढंग से संचालित करके उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचना, उसको निष्पादन कहा जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसको हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। और शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो एजुकेशन के जो लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं, उसको जब आप आसानी से प्राप्त करते हैं तो उसी को ही हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। यानी कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आप शिक्षा तो प्राप्त करते हैं लेकिन उसको आसान तरीके से, ईजी लैंग्वेज में आसानी से आप समझकर उस लक्ष्य तक यदि पहुंचते हैं तो इसका मतलब आपका शैक्षिक प्रशासन, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो आप कार्य निष्पादन कर रहे हैं वो आपका बेहतर है, ऐसा मानना है विश और रफनर के अनुसार। आई होप आप समझ पा रहे होंगे विश और रफनर के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा प्रशासन की परिभाषा के अंतर्गत आता है आपका मार्स एवं रॉस के अनुसार, यानी मार्स एवं रॉस ने भी शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, यानी कि जो छात्रों के विकास है, डेवलपमेंट है, उसको अपने लक्ष्यों की ओर, यानी कि उनका जो लक्ष्य है कि जिस लक्ष्य को वो छात्रों को पहुंचाना चाहते हैं उसकी ओर अग्रसर करना, यानी कि उसकी ओर आगे ले जाना, एवं अध्यापकों की सहायता से समूह, यानी कि अध्यापकों की सहायता से समूह के उद्देश्य की प्राप्ति, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना। यानी कहने का मतलब यह है कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना, यानी कि जो छात्र होते हैं उनके डेवलपमेंट को, जो उनका टारगेट है, जो उनका गोल है, उसकी ओर अग्रसर करना, यानी कि आगे की ओर ले जाना। और अध्यापकों की सहायता से समूह के उद्देश्य, यानी कि जो अध्यापक है, स्कूल मैनेजमेंट में जितने भी टीचर होते हैं, उनके ग्रुप में जो डिस्कशन होते हैं कि आप किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस समूह को उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनकी साधना की ओर प्रेरित करना, यानी कि उनको इसलिए प्रेरित करना कि वो अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। इस तरीके से जब आप संगठन को एक लक्ष्य निर्धारित करके देते हैं और उस पर अग्रसर कार्य लगातार करते रहते हैं और अंतिम समय में जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो इसी को ही शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। मतलब जो लक्ष्य आपने फिक्स किया है उस लक्ष्य तक यदि आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शैक्षिक प्रशासन बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट मान लीजिए कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अब जब आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट बीच बीच में क्या होता है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं किसी भी व्यक्ति का या अपने टीचर्स का ही, जिसको भी आप मानते हैं उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, या आपके ऑफलाइन टीचर्स भी होंगे जिनसे आप डिस्कस करते हैं जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आप जो मोटिवेशनल चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जब आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, और मान लीजिए कि अभी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप लगातार एक अनुशासन के साथ, आप लगातार एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, और अंत में जब आप अपनी मेहनत के बल पर जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो शैक्षिक प्रशासन था वो बेहतर था, क्योंकि समय समय पर जब आप डिमोटिवेटेड हुए तो फिर से आपने खुद को मोटिवेट किया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे, अपने लक्ष्य जो अपने उद्देश्य सेट किए हैं उस उद्देश्य की ओर अग्रसर होते रहे, और निरंतर मेहनत के बाद आप उस लक्ष्य तक पहुंच गए। तो इसका मतलब आपका जो शैक्षिक प्रशासन है, यानी कि जो आपने सोच अपने अंदर विकसित की, उस सोच के अनुसार जो आप कार्य कर रहे हैं, आपने अपने बहुत सारी इच्छाओं को त्याग दिया होगा। आपको कहीं जाने का, कहीं घूमने का या सोने का भी मन किया होगा, तो भी आपने अपनी उस इच्छा को त्याग कर आपने अपनी स्टडी पर फोकस किया और सुपर टेट की तैयारी की, लगातार मेहनत किया, और अंत में जब आप परिणाम प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब आप अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, तो इसका मतलब आपका शैक्षिक प्रशासन बेहतर है। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे ये हैं कि जो तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग बहुत तेज़ी से करते हैं, बीच में थोड़े से डाउन पड़ जाते हैं, फिर सुनते हैं कि वैकेंसी अभी नहीं है तो फिर से डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर तैयारी छोड़ देते हैं। फिर वो 6 महीने बाद जब वैकेंसी की खबर आती है फिर से तैयारी करते हैं। तो इनका मतलब ये है कि ये अनुशासन में नहीं है, ये डिमोटिवेटेड होने के बाद खुद को मोटिवेटेड इन्होंने किया नहीं है और कभी भी ये सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को नहीं करते। तो ऐसे
बच्चे अंत में रिजल्ट में कुछ मार्क्स से या कुछ सेक्शन में उनके गलत मार्क्स की वजह से उनका पेपर छूट जाता है या कम मार्क्स आते हैं, फिर वो दोष जो है वो दूसरों पर थोपते हैं कि मेरी तैयारी नहीं हुई या मैंने इस तरीके से कार्य किया इसलिए नहीं हुआ, ऐसे वैसे, मतलब हजारों तरीके की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर उनका शैक्षिक प्रशासन जो है वो सही नहीं है, वो एक सही अनुशासन के साथ उन्होंने कार्य नहीं किया, इसलिए वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए शैक्षिक प्रशासन जरूरी है कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य को निष्पादन के साथ यानी कि अपने कार्य को निर्धारित समय में मेहनत के साथ आप निष्पादित करते हैं, तो इसी को ही यानी कि अनुशासन के साथ जब आप कार्य को करते हैं और नियमित तरीके से करते हैं और अपने समय पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो इसी को ही हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड जो परिभाषा है इनको भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि अगर हम देखें कि जो परिभाषाएं हैं इन परिभाषाओं का मूल अर्थ क्या है, तो अगर आप इन परिभाषाओं के मूल अर्थ की बात करेंगे तो प्रशासन वह है जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अध्यापकों की सहायता करते हैं। यानी कि प्रशासन वह है, यानी कि प्रशासन हम उसको कहते हैं जो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में अध्यापकों की सहायता करता है। यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में जो आपने उद्देश्य सेट किए हैं शिक्षा से रिलेटेड, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब आप अध्यापकों की सहायता करते हैं तो उसको प्रशासन कहा जाता है। एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसको इफेक्टिव बनाने का कार्य करते हैं और साथ ही शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यों का आयोजन करने का कार्य भी करते हैं। यानी कुल मिलाकर बात ये है स्टूडेंट्स कि शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन समस्त कार्यों का आयोजन करने का कार्य, ठीक, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। और जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप टीचिंग लर्निंग करेंगे तो उससे जो उद्देश्य आप सेट करना चाहते हो उस उद्देश्य की जब आप प्राप्ति कर लेंगे तो इसी को ही प्रशासन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि सुपर टेट में साइकोलॉजी के जो पोर्शंस है उसमें 30 मार्क्स का आपका सिलेबस है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है 10-10 मार्क्स में। एक आता है आपका बाल मनोविज्ञान का सेक्शन जिसमें 6 टॉपिक हम पढ़ते हैं, दूसरा होता है शिक्षण कौशल जिसके अंतर्गत 8 टॉपिक पढ़ते हैं और तीसरा होता है आपका लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल जिसके अंतर्गत हम 6 टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस 30 नंबर के टॉपिक के लिए मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आयोग ने आपको क्या क्या पढ़ने के लिए दिया है, और मैंने उसी वीडियो में आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक के कंटेंट को कवर कराऊंगा, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा और इस तरीके से जब आप अपने साइकोलॉजी पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे आप हर एक टॉपिक को पहले डिटेल में जानेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से इस टॉपिक से बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमने जो पढ़ा है क्या वो हेल्पफुल है या नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको इस 30 नंबर की तैयारी जो है वो डिटेल में कराऊंगा। ये बात मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में बता दी थी और उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी तक आपको लेकर चल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बाल मनोविज्ञान के 6 टॉपिक कंप्लीट कराए, उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं, उसके बाद मैंने आपको शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल करवाया जिसमें 8 टॉपिक्स होते हैं और ये डीएलएड में लगभग सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आते हैं। पूरी की पूरी किताब इन्होंने सिलेबस में दी है, लेकिन उस पूरी किताब को डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी समय लगता है, लेकिन उन सभी चीज़ों को मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है और कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं हमेशा आपको आसान शब्दों में छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से आपको इस तरीके से उस टॉपिक की डिटेलिंग करा दूं जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके बनते हैं चाहे वो नए हों या पुराने हों वो सभी प्रश्न आप इजीली कर पाएँ। तो उसी उद्देश्य के साथ मैं आपको लेकर आगे बढ़ रहा हूं और अभी तक जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो शैक्षिक प्रशासन है वो बिल्कुल सेट है, जो मैंने बताया मैं बिल्कुल डिक्टो वैसा ही कर रहा हूँ। और ये टॉपिक खत्म होने के बाद इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ेंगे जो आपका आता है लाइफ स्किल, और उसके भी 6 के 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, सिलेबस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको हर एक टॉपिक में लगभग 30 से 40 प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया जिस तरीके से मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे उस अनुसार मैं किसी टॉपिक में 50 किसी टॉपिक में 60 जो भी प्रश्न मुझे अच्छे लगे जहां से भी वो सभी प्रश्न मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की आपके लिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आए 30 में से आपके 30 में से 30 क्वेश्चन ही आपके इन्हीं में से लगे।
तो यही मेरी कोशिश है और यही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है कि जब आप एक अनुशासन के साथ जो आपने उद्देश्य सेट किया उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेहनत करते हैं और उसी के माध्यम से आप अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं और समस्त कार्य को आयोजित करते हैं, तो इसी को ही हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं उद्देश्य, यानी कि जो शैक्षिक प्रशासन होते हैं आपके, उसके क्या कार्य हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों आप इस कार्य को करते हैं और इसके उद्देश्य क्या है, इस कार्य को करने के बाद आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं उद्देश्यों में कि छात्रों के सर्वांगीण विकास करने में अध्यापकों की मदद करना। देखिए, जो शैक्षिक प्रशासन होता है वो प्रशासन का मतलब ये होता है कि अध्यापकों को हेल्प करते हैं। अब अध्यापकों को किस लिए हेल्प करते हैं कि अध्यापकों को वो सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वो बच्चों के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बना सके और इस तरीके से प्रभावशाली बना सके जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब सभी क्षेत्रों में बच्चों का विकास हो, मतलब जिस भी टॉपिक को शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको इस तरीके से प्रभावपूर्ण बनाए ताकि बच्चे को समझ आए कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आ सकते हैं। इस तरीके से अध्यापक जब पढ़ाते हैं तो उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं उसी को ही शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है और यही शैक्षिक प्रशासन के कार्य होते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि विद्यालय का वातावरण बेहतर बनाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। देखिए, विद्यालय के वातावरण, जो विद्यालय का वातावरण होता है उसको बेहतर बनाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, यानी कहने का मतलब वही है कि जब विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा, उसको बेहतर बनाने की कोशिश होगी जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो सके, तो बच्चों को अपने आप चीज़ें समझ आने लगेंगे और वो जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसका अर्थ भी वो जान पाएंगे कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पीछे का रीज़न क्या है, हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है। आई होप आप मेरी, तो ये सभी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए कि यह शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं उद्देश्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की संरचना तैयार करना। देखिए, जो समाज की आवश्यकताएं होती है, समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार शिक्षा की संरचना तैयार करना, यानी कि जो भी समाज की, जो भी सोसाइटी की नीड है इस समय, उसके अनुसार यदि आप शिक्षा की संरचना को तैयार करते हैं, कहने का मतलब जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड यदि समाज में उसकी आवश्यकता है और उसके अनुसार आपने चीज़ों को समझाया, उसको रिलेट किया, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो शैक्षिक प्रशासन है वो बेहतर है। क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम औद्योगिक क्रांति तो कर रहे हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए तौर तरीके का इस्तेमाल करते हैं, नए नए तरीके इनोवेटिव करते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए एजुकेशंस में आप तरक्की कीजिए बट पर्यावरण को ध्यान में रखकर तरक्की करना ये भी ज़रूरी है। तो जो समाज की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार यदि शिक्षा की संरचना आप तैयार करते हैं तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रशासन। यानी शैक्षिक प्रशासन में आपको हर एक चीज़ के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि राष्ट्र की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन लाने का कार्य। देखिए, जो राष्ट्र की परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है और जो उनकी आवश्यकताएं यानी कि नीड है, उसके अनुसार हमें शिक्षा में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है या हमें परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि छात्रों में नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करना। देखिए, आप जो भी शिक्षा दें तो उसके माध्यम से आप छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास जरूर करें, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास जरूर करें, यानी कि हमारे जो संस्कृति है, जो हमारे सामाजिक गुण है, जो सोशल क्वालिटीज़ है, इसका डेवलपमेंट और नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट करना भी जरूरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ
आप शिक्षा मतलब ज्ञान इस तरीके की प्राप्त ना करें जिससे आप दूसरों का भला ना कर पाए। ठीक है, जो भी आप ज्ञान प्रदान करते हैं बच्चों को, उनसे उनका नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास हो सके, इस प्रकार की आपकी शिक्षा होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स कि विद्यालय का वातावरण छात्रों की रुचि के अनुसार बनाना। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो विद्यालय का वातावरण आप तैयार करेंगे वो छात्रों की रुचि यानी कि छात्र जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं उनके अनुसार आपको तैयार करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, जिसका रिजल्ट आपको उसके व्यवहार में देखने को मिलेगा। इसलिए आपकी जो सोच होनी चाहिए वो हमेशा ये होनी चाहिए कि विद्यालय का वातावरण बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार होने चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका है कि शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं उद्देश्य में समय समय पर मूल्यांकन पद्धति का क्रियान्वयन करना। यानी कि जैसे जैसे आप अपना ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसके साथ साथ समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन पद्धति का क्रियान्वयन करना, यानी कि उनका इवेल्यूशंस करना, उनका मूल्यांकन करना, जाँच करना कि उन्होंने चीज़ों को कितनी गहराई से समझा है और कितना उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है कि नहीं किया है। इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान देना, यही शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं उद्देश्य होते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्टूडेंट शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रियाएं। देखिए शैक्षिक प्रशासन के जो प्रोसेस होते हैं इसको समझते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन के प्रोसेस के बारे में वी सीयर्स साहब ने, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी सीयर्स साहब, जिन्होंने शैक्षिक प्रशासन के पूरे प्रोसेस पर डिटेल में बात की है। तो शैक्षिक प्रशासन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें वी सीयर्स साहब ने एक पुस्तक लिखी है, इनकी अपनी पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि देखिए वी सीयर्स साहब ने शैक्षिक प्रशासन जो प्रोसेस है इसके बारे में उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि प्रशासन प्रक्रिया की जो वास्तविकता है, नेचर है इसका क्या है, इस पर इन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिटेल में समझाया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को 5 भागों में बांटा है। यानी कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लेखक कौन है, तो वो आपके बी सीयर्स साहब है, क्योंकि बी सीयर्स साहब ने शैक्षिक प्रशासन के प्रोसेस को बताने के लिए उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को 5 भागों में बांटा है। और जो वो 5 भाग है वो कौन कौन से हैं, यदि आप उनको जान लेते हैं तो आप इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ जाएंगे। तो उन्होंने जो ये 5 भागों में जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को बांटा है, इसको उन्होंने शॉर्ट में कहा है PODCOC, यानी पॉड COC। P फॉर होता है स्टूडेंट्स प्लानिंग, ठीक, प्लानिंग मतलब योजना बनाना। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है O फॉर होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। यानी किसी भी कार्य को आप स्वयं अकेले नहीं कर सकते, उस कार्य को करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, तो उस संगठन को डेवलप करना। उसके बाद D फॉर होता है आपका डायरेक्शन, यानी निर्देशन देना। यानी कि निर्देशन का मतलब होता है स्टूडेंट, जब आपके संगठन में बहुत सारे लोग होंगे तो उसमें विशेष लोग भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको निर्देशन देंगे, डायरेक्शन देंगे, तो उस बात को भी फॉलो करना। और उसके बाद आता है आपका CO फॉर होता है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। तो समन्वय बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी आपके संगठन में मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबरों में आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, यानी कि आपस में तालमेल होना ज़रूरी है। यदि वो उनके आपस में तालमेल होंगे तो आपके सिस्टम के जो परिणाम है वो बेहतर हो पाएंगे। और C फॉर होता है कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। देखिए नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर बहुत सारे कंडीशंस आते हैं जब आपको उस कंडीशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। यदि आप इस तरीके से किसी भी कार्य को संचालित करते हैं तो इसका मतलब आपका जो प्रशासन है वो बेहतर है। तो कहने का मतलब यह है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया को समझाने के लिए वी सीयर्स साहब आए, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को 5 भागों में बांटा। और उन 5 भागों को हम जानते हैं PODCOC के नाम से। PODC, P फॉर होता है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। O फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन बनाना। D फॉर होता है डायरेक्शन, यानी निर्देशन बनाना। CO फॉर होता है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय स्थापित करना। और C फॉर होता है कंट्रोल, यानी कि
नियंत्रण करना। तो इस तरीके से यदि आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो इसका मतलब आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को बेहतर ढंग से संचालित कर सकते हैं, ऐसा मानना है वी सियर साहब के। आशा करता हूं कि आप इन सभी पॉइंटों को इजीली समझ पाए होंगे और जो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के 5 भाग है इनको भी समझ पाए होंगे, इनकी पुस्तक का नाम भी जान पाए होंगे। सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के भाग नहीं हैं, और 3 ऑप्शन यहाँ से रख देंगे और एक ऑप्शन अदर से रखेंगे। उसके उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप इसको डिटेल में जानेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड्स में कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।